नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, राजनीति में हर बयान का एक संकेत होता है, हर बयान में एक संकेत छुपा हुआ होता है जिसको डिकोड करने की आवश्यकता होती है। कल हमने एक खुलासा किया था और खुलासा क्या किया था, हमने बताने की कोशिश की थी कि भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा को लेके क्या प्लान हो सकता है और चैनल 4 न्यूज इंडिया ही वो चैनल था जिसपे हमने बताने की कोशिश की थी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार ऐसा कुछ बड़ा करने जा रही है जिससे कांग्रेस को झटका लग सकता है। ये खबर ब्रेक की थी, हालांकि अभी भी इसमें कयास लगाए जा रहे हैं, संभावनाएं तलाशी जा रही है और संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी तलाशी जा रही है। लेकिन आज ये खबर अखबारों में सुर्खियों के रूप में छाई हुई है। हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, कल हमने इस विषय पे चर्चा भी की थी। दोस्तों, बीजेपी के लिए हमने कहा था लोकसभा चुनाव के बाद आने वाला विधानसभा चुनाव और उससे पहले राज्यसभा चुनाव नाक का और साक का सवाल बना हुआ है। साक का सवाल इसलिए है क्योंकि प्रदेश की बीजेपी सरकार इस समय अल्पमत में चल रही है। ऐसे में जो लोकसभा चुनाव में 5 सीटों का नुकसान हुआ है उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो मनोबल पे असर पड़ा है उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए बीजेपी को कुछ ऐसे काम करने ही होंगे जिससे यह मनोबल फिर से लौट कर आए। यही वजह है कि बीजेपी अब राज्यसभा चुनाव के लिए उन प्रत्याशियों को तलाश कर रही है जो जीत सके और इसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि 2 सांसद और 2 विधायकों पर कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी की नजर है और इसी को लेके आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है हम सबके प्रिय नवीन धमीजा जी। नवीन जी, स्वागत है आपका चैनल 4 न्यूज इंडिया पे। कल हमने चर्चा की और हमने बताने की कोशिश की थी और ये संकेत हमने शायद सबसे पहले दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी की नजर कांग्रेस के नेताओं पे है और आज तमाम अखबारों में ये सुर्खियां भी बनी हुई है और शाम तक ये खबरें भी आने लगी। उसमें 2 सांसद जिसमें ब्रजेंद्र सिंह का नाम है, श्रुति चौधरी का नाम है और जो 2 विधायक है उसमें कैप्टन अजय यादव का नाम भी है। तो निश्चित तौर पे जो कल हम लोगों ने संकेत दिए थे उस संकेतों का कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे का अब देखने को मिल रहा है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। चैनल 4 न्यूज इंडिया ने कल ये ब्रेक किया था। कांग्रेस की एक बड़ी नेता भिवानी से जिसका नाता है वो भारतीय जनता पार्टी में आ सकती है। कल ही हमने बताया था, कल ही ये बताया था, कल ब्रेक की थी और आज बाकी अखबारें इस खबर को उठाने लगी हैं। देखिए डबास जी, राजनीति में मुझे लगता है साख तो अब किसी की बची नहीं है। अब नाक का सवाल बन गया। अब तो सिर्फ नाक का सवाल है। नाक बचानी है सबको और अपनी। राजनीति में ना सिद्धांत रह गए हैं, ना ही किसी की आज जवाबदेही रह गई है। अब तो सिर्फ एक सत्ता की लड़ाई है, पावर की लड़ाई है। हर आदमी सत्ता हथियाना चाहता है, पावर हथियाना चाहता है। राजनीति को लोगों ने कमाई का एक बड़ा स्रोत बना लिया है, पावर का एक बड़ा स्रोत बना लिया है। जो लोग राजनीति में बड़े पदों पर रहे हैं उनको एक ऐसे नशे की लत हो गई है, वो इस बड़े पद को सत्ता का नशा रहना नहीं चाहते, इसको छोड़ नहीं सकते। वो सत्ता का नशा सारे नशों से सबसे ऊपर माना जाता है। कहते हैं सत्ता का नशा जिसको हो जाता है उसे फिर कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा, लोग तो ये कहते हैं कि सेवा भाव से हम राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। एक वक्त था जब राजनीति को सेवा भाव माना जाता था। आज तो सेवा भाव राजनीति से कोसों दूर हो चुकी है। आप ये देखो, चाहे कांग्रेस के नेता हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या रीजनल पार्टीज के नेता हों, तो सेवा भाव कहीं नजर नहीं आता। हर आदमी अपने और अपने
परिवार के हेल्थ और वेल्थ के लिए काम करता है। अच्छा, कल जब ये सूचना आई थी हम लोगों के पास, तब भी मैंने, हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बड़े लीडर्स जो जिनको आम भाषा में आला कमान कह दिया जाता है, उनके साथ लगते कुछ नेताओं से बात हुई, उसके बाद इस तरह के संकेत मिले, तो उसके बाद हमने इस सूचना को बड़े तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। हमने किसी का नाम नहीं बताया, लेकिन अब क्योंकि अखबारों में और तमाम चैनल्स में इस तरह के कयास लगने शुरू हो गए, उसमें ब्रजेंद्र सिंह का नाम भी है, उसमें श्रुति चौधरी का नाम भी है, और उसमें कैप्टन अजय यादव का नाम भी है। कल मैंने ये कहा था, अवतार बढ़ाना के नाम की भी चर्चा है। अवतार बढ़ाना का नाम की भी चर्चा है। तो कल मैंने ये कहा था कि राज्यसभा के लिए एक नाम पहले से राज्यसभा में है, जो जाट वर्ग से सांसद है, और 5 सीटें हैं, 5 में से अगर एक जाट है तो उसके बाद दूसरे जाट को भारतीय जनता पार्टी क्यों लेगी। लेकिन अब ऐसा लगने लगा, जैसे कल आपने जवाब दिया था, बड़ा सटीक आपने जवाब दिया था कि बीजेपी को पता है कि जाट वोट नाराज है, इस वजह से। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि ब्रजेंद्र सिंह का नाम जिस तरह से चर्चाओं में चल रहा है, अभी लोकसभा चुनाव से पहले तो वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आई, अब वापस संभावनाएं लग रही है कि इस तरह की। देखिए डबास जी, मैं वही बात कह रहा हूं, आज राजनीति में किसी का कोई सिद्धांत नहीं रह गया है, सिर्फ सत्ता और पावर की लड़ाई है। उसको हथियाना चाहते हैं, इनको सत्ता चाहिए, इनको पावर चाहिए। आप ये देखो, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जिंदगी भर कांग्रेस की राजनीति की। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जब लहर चली, जब सारा देश नरेंद्र मोदी की तरफ चला, चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी लगा कि अब कांग्रेस को बाय बाय कह देना चाहिए, अब वक्त बदल गया है। उन्होंने कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, भारतीय जनता पार्टी में आए, वो सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने, उन्होंने फिर सत्ता हासिल की, पावर में आए। और यही नहीं, उनका जो बेटा ब्रजेंद्र सिंह है वो आईएएस है, उसने आईएएस से इस्तीफा देकर राजनीति में कदम रखे और 2019 में उन्होंने 2019 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़े, सांसद बने। 2024 में उनको दिखाई दे गया था कि उन्हें टिकट नहीं मिल रही भारतीय जनता पार्टी की, ये उन्हें लगभग तय हो गया था, उन्हें ये दिखाई दे रहा था। उन्होंने और उनके पिता ने, वीरेंद्र सिंह ने, फिर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कांग्रेस का दामन दोबारा थामा, दोबारा कांग्रेस में शामिल हुए। नहीं, उससे पहले उन्होंने दबाव बनाने की भी कोशिश की। मेरी आवाज सुनो 2 अक्टूबर को 2023 को उन्होंने एक जनसभा की थी, रैली की थी, जिसका नाम था मेरी आवाज सुनो। उसमें भी उन्होंने ये कहने की कोशिश की थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी नीतियों में और जो जिस तरह से काम कर रही है उसमें बदलाव नहीं करती है तो फिर कोई फैसला लिया जाएगा। हालांकि ये वीरेंद्र सिंह की रैली थी। देखो डबास जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, राजनीति में सत्ता हथियाने के लिए अलग अलग तरह से दबाव डालने की कोशिश की जाती है, बड़ा पद पाने के लिए। और मैंने आपको ये बात भी अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की मैनेजमेंट ऐसी है कि वो आमतौर पे दबाव नहीं मानती जी। वो उन नेताओं को एक साइडलाइन कर देती है जो उन पर दबाव बनाने की कोशिश करता है या जो नेताओं से ऊपर जाने की कोशिश करता है। जी, आपने उदाहरण देकर वो उनका मैंने उदाहरण दे करके बताया था। आप ये देखो, उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि दबाव की राजनीति उनकी कामयाब नहीं होगी। उन्होंने वक्त रहते भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, उन्हें लगा कि कांग्रेस से तुम्हें टिकट मिलेगी और तुम चुनाव लड़ोगे, लेकिन कांग्रेस ने भी उनको टिकट नहीं दी। अब दोबारा से भारतीय जनता पार्टी में आने की तैयारी, उनकी चर्चा चलने लगी है। दबाव की जहां तक बात है, आप देखो इस बार एनडीए की सरकार कांग्रेस में बनी है, केंद्र में बनी है जी। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सरकार बनने से पहले बैठकें करते रहे जी। 4 जून को परिणाम आए, भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली जी। सबको ये दिखाई दे रहा था कि इन दोनों के समर्थन के बिना
सरकार बनना पॉसिबल नहीं है। जी और इन्होंने नरेंद्र मोदी पर हर तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की कि इनके 4 मंत्री बनाए जाए, 5 मंत्री बनाए जाए, फार्मूला भी दिया और गया, इनका 4 फार्मूला दिया कि हमारे को फलाने मंत्रालय चाहिए। 4 इन्होंने 4 अपनी मंत्री, मनमर्जी के 4 सांसदों पे एक 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 हाँ, कैबिनेट इन्होंने मंत्री। फार्मूला भी दिया कि जी 4 सांसदों पर 1 मंत्री जी होना चाहिए, और इन्होंने अपने मनमर्जी के मंत्रालयों की भी शर्त रखी, लेकिन किसी को भी मनमर्जी का मंत्रालय नहीं मिला। यानी भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर भी इनकी दबाव नहीं माना, नरेंद्र मोदी ने इनका दबाव नहीं माना, और मंत्रालय के नाम पर इनको झुनझुना थमा दिया। जो एक बड़ा हिंट हम लोगों ने कल दिया था, जो हम लोगों को भी हाँ। सूचना ही, हालांकि अभी तक देखिए राजनीति की एक खास बात ये होती है कि जब तक कोई चीज हो ना जाए उसे माना नहीं जा सकता, तब तक उन पे चर्चाएं होती है, कयास लगाए जा सकते हैं। और हमने भी कल जो सूचनाएं हवा में तैर रही थी उनको पकड़ के आप तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हमने भिवानी से एक नेता का नाम लिया था। आज अखबारों ने और दूसरे प्लेटफॉर्म्स ने उस नेता का, हालांकि हमने जब तक सूचना इस तरह की कंफर्म नहीं हुई थी तब तक हमने नाम नहीं बताया था, लेकिन ये हिंट दे दिया था कि भिवानी से संबंधित कांग्रेस का बड़ा नेता है, कांग्रेस को झटका लग सकता है। तो कांग्रेस के लिए झटका लगने वाली बात है। आज तो नाम छापा है, आज अखबारों ने नाम लेना शुरू कर दिया है, चैनल्स में खबरें चलनी शुरू हो गई हैं। और देखिए, किरण चौधरी बंसीलाल की बहू है। बंसीलाल का एक बड़ा नाम हरियाणा की राजनीति में रहा है, केंद्र में मंत्री रहे, हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे। इसी तरीके से अगर हम बाकी नेताओं की बात करें, चौधरी वीरेंद्र सिंह का एक बड़ा कद रहा है, राजीव गांधी के तो बड़े निकटतम माने जाते थे, विश्वास पात्र माने जाते थे, और ऐसा माना जाता था कि राजीव गांधी उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। वो खुद कहते हैं अपने इंटरव्यू में, कई बार कहते हैं इस बात को। कैप्टन अजय यादव अहिरवाल के बड़े नेता हैं, पॉपुलर नेता हैं। अच्छा, श्रुति चौधरी का नाम इसलिए भी ज्यादा उसमें लिया जा रहा है क्योंकि टिकट की दावेदार थी, टिकट मिली नहीं। उसके बाद जब राहुल गांधी की रैली में भी इनकी जो आपसी, उससे पहले भी जो लोकसभा चुनाव का जब टिकटों का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई, सब कुछ हुआ। उसके बाद से कई बार ये कयास लगने शुरू हुए कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह की सूचनाएं चली कि हो सकता है कि किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ चली जाए, लेकिन उस तरफ हुआ नहीं, उस तरह का कुछ हुआ नहीं। तो इन सूचनाओं पे और इन चर्चाओं पे भी विराम लग गया था, एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। देखिए डबास जी, आपने अभी बात की थी प्रेशर पॉलिटिक्स की जी, कि वीरेंद्र सिंह ने 2023 में रैली करके भारतीय जनता पार्टी को पर प्रेशर बनाने की कोशिश की थी जी। तो इसमें भी हो सकता है ये कोशिश इन्होंने कांग्रेस पर प्रेशर बनाने के लिए ये कोशिश की हो। जी, देखो, राजनीति में हर पहलू संभव है, कुछ भी हो सकता है ये भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं, और हो सकता है कि ये इस बात का दबाव बना रहे हो कि कांग्रेस के हाईकमान के बड़े नेता, क्योंकि इनकी पहुंच सीधा गांधी परिवार से है, सारे जानते हैं, तो इनको मनाने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता लॉबिंग शुरू करें और इनको कहा जाए कि विधानसभा चुनावों में आपका चेहरा बनाया जाएगा, आपके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये इस बात का भी इंतजार कर सकते हैं, ये इस बात के लिए भी वहां पर चर्चा चल सकती है, क्योंकि सब जानते हैं, चाहे वो वीरेंद्र सिंह हो, चाहे वो किरण चौधरी हो, ये दोनों ही नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति में इनको कांग्रेस में आगे नहीं आने देते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनका कद घटाने के लिए इनको लोकसभा में टिकट नहीं लेने दी, इनकी टिकट काटी गई, और इनको लग रहा है अगर विधानसभा में भी इनको भले ही टिकट मिल जाए, लेकिन अगर ये मुख्यमंत्री फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन गए। नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कह रहे हैं कि सर्वे के आधार पर टिकटें बटी, टिकटों में उनका कोई वही नहीं था, रोल ही नहीं था। देखिए, सर्वे के आधार पर टिकटें अगर बटी होती तो मुझे लगता है शैलजा ने जो बयान दिए जी,
क्योंकि वो भी कांग्रेस हाईकमान की नेता हैं और जीते हुए उन्होंने कैंडिडेट्स पे तो बयान दे जीते दिया हुए उन्होंने। कैंडिडेट्स पर भी उन्होंने बयान दिए। जी तो सर्वे वाली बात तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि अगर सर्वे में इन नेताओं के नाम आ गए होते तो इनके नाम बहुत पहले डिक्लेयर हो जाते। जी लास्ट चुनाव के आखिरी टाइम तक ये चलता रहा कि नाम घोषित किए जाएं, उम्मीदवारों की सूची जी। घोषित की जाए। ये सूची तभी घोषित नहीं हो पा रही थी क्योंकि आपसी रसाकशी इनकी चल रही थी, खींचतान इनकी चल रही थी। और नेताओं गुड़गांव की। का नाम तो बिल्कुल आखिर में। वो तो सबसे 10वें नंबर पे गुड़गांव 9 कैंडिडेट्स की सूची जारी कर दी गई थी। जी। गुड़गांव के कैंडिडेट का नाम रोक दिया गया था, राज बब्बर का नाम सबसे आखिर में घोषित हुआ। तो अब जो गुड़गांव से दावेदारी कर रहे थे अजय यादव, उनकी भी बात कर लेते, क्योंकि उनका भी चर्चा चल रहा है कि बिल्कुल, ये बिल्कुल। कैंडिडेट हो सकते हैं, बीजेपी झटका दे सकती है कांग्रेस को। लेकिन इसमें सवाल ये है कि राव इंद्रजीत अहिरवाल के बड़े नेता हैं, केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं और बड़ा कद है, 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलवाते आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या अजय यादव के नाम की जो चर्चाएं चल रही है, उन चर्चाओं को हम किस तरह से उस विवेचना करें, किस तरह से उसका विश्लेषण किया जाए? क्या ये संभव लग पा रहा है? देखिए, कैप्टन अजय यादव भी अहिरवाल के नेता हैं, जी इसमें कोई शक वाली बात नहीं। कैप्टन अजय यादव और गुड़गांव के सांसद राव साहब इंद्रजीत के कद में फर्क है। जी राव इंद्रजीत को राजा साहब कहा जाता है, वो तो राज परिवार से उनको माना जाता है। और कैप्टन अजय यादव का अहिरवाल में दखल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन कैप्टन अजय यादव भी राजनीति में बड़े नेता हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सबसे ज्यादा बार विधायक रहे। आज भी वो अपने को अहीरों में बड़ा नेता मानते हैं। लेकिन टिकट कटने के बाद वो कहीं ना कहीं चोटिल हैं। चोटिल उन्होंने तो बयान दिया था कि राज बब्बर ने गुड़गांव के लिए किया क्या, अगर कुछ करके आते तो वो भी स्वागत करते, उन्होंने ये कहा। नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे टिकट मिली होती तो ये सीट कांग्रेस के खाते में आती। जी राज बब्बर के हारने के बाद उन्होंने कहा कि अगर ये टिकट मेरे को मिलती तो ये कांग्रेस जीतती इस सीट पे। जी तो देखिए, कहीं ना कहीं वो चोटिल हैं और मुझे लगता है कांग्रेस को झटका देने के लिए यदि उन्हें भारतीय जनता पार्टी से कोई बड़ा ऑफर मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा में 5 सीटें खोई हैं जी 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई और 5 कांग्रेस के खाते में गई। लेकिन ये भी मान के चला जा बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान हुआ है। और 46 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त ली है, 44 पे भारतीय जनता पार्टी ने ली है। उस तरीके से इनको लग रहा है अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में तुम लोगों को नुकसान ना हो, अब किस तरीके से भरपाई करें। तो ये कांग्रेस के बड़े नेताओं को तोड़ने की फिराक में है। इनको लग रहा है कि तुम अभी दोबारा से सरकार भारतीय जनता पार्टी की लेकिन ये भी है नवीन सर कि अगर कैप्टन अजय यादव के विषय में बीजेपी सोच रही है तो अहिरवाल के समीकरण भारतीय जनता पार्टी के भीतर तो बदलेंगे। देखिए, राव इंद्रजीत का कद बड़ा है और फिर उन्हीं के प्रतिद्वंदी अगर आ रहे हैं, चाहे किसी भी कैपेसिटी में, अगर वो आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ चर्चाएं और जो है सियासी गलियारों में जिस तरह से हवाओं में बातें तैरती है, हम उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर समीकरण तो बदलेंगे अहिरवाल के। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, समीकरण बदलेंगे। कैप्टन अजय यादव के सामने कांग्रेस किसे उतारेगी ये भी महत्वपूर्ण होगा। अगर उनको अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, प्रत्याशी बनाया, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें चुनाव मैदान में निश्चित तौर पे उतारेगी, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए
और कांग्रेस फिर उन्हें कौन उतारेगी, किसको उतारेगी, ये उस पर डिपेंड करेगा। अब एक बात, क्योंकि जो समीकरण गुड़गांव के दिख रहे हैं, अहिरवाल के दिख रहे हैं, वही समीकरण फरीदाबाद के दिख रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर तीसरी बार मंत्री बने हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं, 2014 से 2024 तक 3 बार लगातार जीते हैं, और 19 में तो उनकी देश की तीसरी सबसे बड़ी जीत थी। ऐसे में अवतार बढ़ाना, हालांकि वो बीजेपी में रहे, लेकिन बीजेपी ने उनको एडजस्ट किया। मीरापुर सीट यूपी में वो विधायक रहे, और उसके बाद एक सीट पे वो बाद में जब 22 में चुनाव हुआ वो हार भी गए थे, लेकिन वो फरीदाबाद से कांग्रेस के सांसद भी रह चुके हैं, और अभी भी कांग्रेस में प्रतिद्वंदी तो है ही, और बड़ा नाम भी है। देखिए, अवतार बढ़ाना छोटा नाम तो ऐसा तो नहीं है कि फरीदाबाद की राजनीति से गायब हो सकते, ऐसा नाम है, तो कयास तो उनके नाम के भी चल रहे हैं। ऐसे में कृष्णपाल गुर्जर और अवतार बढ़ाना कैसे एडजस्ट होंगे, ये भी बड़ा सवाल है, अगर ये होता है जो चर्चाएं चल रही है। देखिए, अवतार बढ़ाना कांग्रेस से, फरीदाबाद से 3 बार सांसद रहे जी, मेरठ से सांसद रहे, मीरापुर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा, वहां से विधायक रहे जी, उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से भी चुनाव लड़ा, जी, विधानसभा का वो चुनाव हारे। फिर उन्होंने दोबारा कांग्रेस ज्वाइन करी, और इस लोकसभा चुनावों में जी, उनके बड़े भाई, सगे भाई करतार सिंह बढ़ाना ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की जी, कृष्णपाल गुर्जर की बड़ी सभा करवाई जी, उनका साथ दिया, और उन्हें उत्तराखंड में मैंगलोर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। वहां उपचुनाव होने जा रहा है जी। उस उपचुनाव में इनके सगे भाई करतार सिंह बढ़ाना भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कल ही उनको उम्मीदवार बनाया गया है। इसी लोकसभा चुनाव में जहां उनके भाई ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, ये कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र प्रताप सिंह के घर गए अवतार बढ़ाना जी, उनको कहा मैं आपके साथ हूं, आपको चुनाव जिताऊंगा, आपके समर्थन में आपके साथ खड़ा हूं जी। जबकि सारे जानते हैं राजनीति में महेंद्र प्रताप सिंह और अवतार सिंह बढ़ाना के बीच 36 का आंकड़ा रहा है जी। दोनों एक दूसरे के घुर विरोधी रहे हैं, कांग्रेस में रहते हुए दोनों ने एक दूसरे का विरोध किया है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में महेंद्र प्रताप के घर गए और उन्हें दिलासा दी जी। अवतार सिंह बढ़ाना और कृष्णपाल गुर्जर के बीच भी 36 का आंकड़ा रहा है जी। अवतार सिंह बढ़ाना को इस बात का बड़ा गम है, कृष्णपाल गुर्जर ने उनको 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको परास्त किया जी। और वो लोकसभा में पहुंचे। वो इस गम को भुला नहीं पा रहे हैं और हो सकता है वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों और फिर से यहाँ से चुनाव लड़ें। लेकिन राज्यसभा का रास्ता देखिए, ये माना जाता है कि अवतार सिंह बढ़ाना सत्ता में रहना चाहते हैं जी। उन्हें भी नेताओं की तरह, बाकी बड़े नेताओं की तरह, वो अपने को गुजरों का इमाम मानते हैं, गुजरों का इमाम कहते हैं। वो खुद कहते हैं मैं गुजरों का इमाम हूं जी। वो इमाम इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने मेवात की राजनीति ज्यादा की है जी। मेवात में उनका एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ चलता है, तो इसलिए वो अपने को गुजरों का इमाम कहते हैं जी। लेकिन जिस तरीके से वो चुनाव लड़ना जानते हैं, चुनावी माहौल में वो ऐसा माहौल बना देते हैं, देखिए हार जीत किसी की भी हो लेकिन माहौल ऐसा लगता है कि ये चुनाव अवतार सिंह बढ़ाना के पक्ष में जा रहा है जी। वो एक ऐसा माहौल खड़ा कर देते हैं, ये उनकी बड़ी खासियत रही है। तो कैसे देखा जाए, 4 नाम हमने लिए, देखिए हमने तो 4 कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम हैं जी। और यदि ये भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो निश्चित तौर से हरियाणा के विधानसभा चुनावों की तस्वीर फिर बदलेगी। जो अभी कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही है जी, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगेगा उससे, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बूस्ट मिलेगा।
बीजेपी की कार्यकर्ताओं को, देखिए दो चीजें हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूस्ट भी मिलेगा और बीजेपी के जो विधानसभाओं से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो अपने चुनाव की दावेदारी कर रहा है उसको झटका भी लगेगा। झटका लगेगा। आप ये देखिए, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जिन कांग्रेस के उम्मीदवारों को इंपोर्ट किया जी, उनको टिकट दी, ज्यादातर वो चुनाव हार गए 80% क्योंकि हार गए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो नेता पसंद नहीं आए। उन्हें इस बात का झटका लगा कि हम लोग बीजेपी के साथ सालों से काम कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आज टिकट कांग्रेस के नेताओं को बुला करके दे दी गई तो हम लोगों का क्या वजूद है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हुए, उन्होंने अंदर खाते उन उम्मीदवारों की खिलाफत की और उनको चुनाव हरा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को ये पहलू भी नजर में ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि विधानसभा में भी अगर इस तरीके से काम हुआ जी तो कहीं ऐसा ना हो वो उसे भी नुकसान उठा ले। लेकिन जैसे किरण चौधरी एक बड़ा नाम है, वीरेंद्र सिंह अपने आप में बड़ा नाम है, इन लोगों का अपना एक वजूद है जी। देखिए इनके सामने मुझे लगता है कि ये दो ऐसे बड़े नेता, इनके सामने पार्टी का महत्व तो है लेकिन पार्टी के साथ साथ इनका अपना एक बड़ा वोट बैंक है। बड़ा वोट बैंक। तो वो भारतीय जनता पार्टी को इन नेताओं से कहीं ना कहीं ताकत भी मिलेगी। जी। तो दोस्तों, हमने कहा था कि राजनीति में हर संकेत की एक भाषा होती है और उस भाषा को डिकोड करना ही एक पत्रकार का काम है। कल हमने जो संकेत हमें सियासी गलियारों से मिल रहे थे उनको डिकोड करने की कोशिश की थी और आप तक एक सूचना पहुंचाई थी कि कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है और भिवानी से कांग्रेस के कोई बड़े नेता जो है वो बीजेपी से राज्यसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं। देखिए, आज इस सूचना के बाद आज तमाम मीडिया संस्थानों ने इस सूचना को उठाया और उन्होंने बताया कि कौन कौन वो लोग हो सकते हैं। हमने भी बताने की कोशिश की थी लेकिन कल संकेतों में बताया था। आज क्योंकि तमाम सियासी गलियारों में नाम चलने लगे हैं तो हमने उनकी विवेचना की, हमने बताने की कोशिश की उस विवेचना में कि अगर चाहे ब्रजेंद्र सिंह हो, चाहे श्रुति चौधरी या किरण चौधरी हो या अजय यादव हो या अवतार भड़ाना हो, उनके बीजेपी में आने से क्या समीकरण बनेंगे और क्या बिगड़ेंगे और किस तरह से बदलाव होगा। ये शो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि नवीन जी का विश्लेषण हमेशा मेरी नज़र में बेहतरीन होता है। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, फोन आते हैं, आप भी बताते हैं कि अब तक जितने चैनल्स आप देखते हैं उसमें इस तरह का स्पष्ट और तार्किक विश्लेषण आपको नहीं मिलता है। आप नवीन जी को इसी तरह सुनते रहिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं फिर से कहूँगा, हम बहुत मेहनत से ये शो बनाते हैं, आप सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद अब्बास जी।